Let's please welcome on stage बहुत सारी तालियों के साथ the very very inspiring Dr. Vishwas on stage please. बहुत बहुत स्वागत है आपका. खास वजह से और भी यादगार होने जा रही है. As we celebrate Arshi Jain ji's incredible 25 years in the matrimonial industry, we have something truly special lined up for today. आज हम सब मिलकर विटनेस करने वाले हैं एक इंसाइटफुल और एंगेजिंग टॉक शो focused on matrimonial, hosted by none other than the visionary herself, Miss Arshi Jain, and joined by the renowned poet and orator Dr. Kumar Vishwas. जहाँ आरशी जैन जी ने अपने 25 सालों के अनुभव से काउंटलेस फैमिलीज को एक नई शुरुआत दी है, वहीं डॉक्टर विश्वास अपनी कविता और प्रभावित करने वाली सोच से लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं. तो आइए शुरुआत करते हैं एक शाम रिश्तों की विश्वास के साथ. जोरदार तालियां हो जाए. कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है. और आप सोच नहीं सकते कि आपको यहाँ आपके साथ बात करते हुए मुझे कैसा अनुभव हो रहा है. और बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो यहाँ पर मौजूद जितने भी मेरे अपने हैं वो आज आपसे एक एनलाइटनमेंट चाहते हैं, एक आपकी सोच विचार चाहते हैं कि मैट्रिमोनियल इंडस्ट्री में या मैट्रिमोनियल बच्चों के रिश्ते, जब आप भी अभी इसी दौर से गुजर रहे हैं, आपने अपनी बिटिया के लिए रिश्ता पक्का किया है, तो आप भी इस दौर से गुजरे हैं, तो हम उसी विषय पर एक चर्चा करेंगे. और मुझे उम्मीद है ये हमारी चर्चा आप सबके लिए बहुत एक सुंदर शाम का आगाज होगी. विश्वास जी, क्यों इस माहौल में माता पिता बच्चों के साथ मित्र वक्त तो हो जाते हैं, लेकिन खुलकर अपने बच्चों के साथ विवाह की चर्चा नहीं कर पाते हैं? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक व्यवसाय करते हुए, काम करते हुए 25 वर्ष पूरे किए. बहुत बहुत धन्यवाद. जब मैं कहता हूँ कि आपने पूरे किए तो ये ज़्यादा बधाई की हकदार आप इसलिए हो जाती हैं क्योंकि आपने दो काम एक साथ किए. आपने एक माँ होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते एक घर चलाया, और साथ ही साथ दूसरे क्षेत्र में आपने अद्भुत सफलता प्राप्त की, जो कि बहुत बड़ी बात है. जी बिल्कुल सही. जो लड़कियाँ, हाँ, मुझे दरअसल बिना तारीख के कुछ सुनने का अभ्यास नहीं है. मैं अभी भारत मंडपम से आ रहा हूँ. वहाँ एक कार्यक्रम था, उसमें लगभग 8000 लोग थे. उसके बाद मैं इस हॉल में घुसा तो मुझे लगा इतने तो व्यवस्था नहीं थे वहाँ. लेकिन आप लोग आयतन में कम है, घनत्व में ज़्यादा है. मैक्सिमम लोगों को मैं पहचानता हूँ जो जिनसे ये NCR दिल्ली बनता है, वो सब लोग सामने हैं. तो मैं आशा करता हूँ कि आप प्रतिक्रिया देते रहेंगे. तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी पत्नियां कभी मेरे घर आती हैं तो मेरे पिताजी को नमस्ते करती हैं, अंकल जी नमस्ते, बाबूजी प्रणाम, पैर छूती हैं. तो उत्सुकतावश मेरे पिताजी जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं वो पूछते हैं कि बेटा आप क्या काम करती हो.
चूंकि मेरी पत्नी प्रोफेसर है और वो अभी तो एक संवैधानिक पद पर है, एक बड़े संस्थान में राज्य मंत्री के स्तर का काम करती है, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर थी। तो कई बार हमारी कुछ भाभियां कहती हैं कि नहीं अंकल मैं तो कुछ नहीं करती, आई एम हाउस वाइफ। तो मेरे पिताजी कहते हैं बेटा आगे से ऐसा मत कहना, कुछ नहीं करती है मत कहना। ये तो एक संस्थान बनाता है, एक कंपनी बनाता है, तू होम मेकर है, तू घर बनाती है। तो आप एक होम मेकर भी हैं, मैच मेकर भी हैं। दूसरा आपने कहा कि पहला सवाल जो आपने कहा कि हमारी दौर के जो माँ बाप हैं, जिनमें मैं भी हूँ, मेरी बेटी अब 25 साल की हो गई, 26वें में रन कर रही है, और अभी बहुत मैं खुश हूँ कि उसने अपने लिए एक लड़का ढूंढा और हमने मिलके उस परिवार में, दोनों परिवारों ने मिलकर तय किया ये दोनों बच्चे एक साथ होने चाहिए। और नेक्स्ट ईयर फरवरी में हम वो शादी करने जा रहे हैं। एक हमारे घर में मंगल का पहला अवसर आ रहा है। हम लोग अपने बच्चों से बाकी सब बातें तो करते हैं, हमने ड्रेस कैसी पहनी है इस पर भी बेटियां कमेंट करती हैं। टीवी पे कोई शो आ जाए, आपके अदालत आ जाए, कपिल का शो हो जाए, इंडिया गॉट टैलेंट, कहीं भी चले जाएं, कुछ भी हो, तो वो चलते शो में जो लाइव शो होता है उसमें भी हमारे को ओना बना के भेज देती है कि ये वाला जूता इसके साथ सूट नहीं कर रहा था, ये आपने ऐसे क्यों किया, इसमें जब पॉकेट स्क्वायर था तो बर्च को लगा लिया। हम भी उनसे बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन शादी ब्याह की बात आती है बच्चों से बातें कम कर देते हैं। उसका रीजन है कि ये जो पीढ़ी हमारी वाली है 70 के दशक की, 60 के दशक की, ये ट्रांजिशन है एक तरह का। बिल्कुल सहमत हूँ मैं। ये संक्रमण काल की पीढ़ी है। मेरे पिताजी बहुत मुश्किल से बात समझे कि मेरी बेटी का मुझसे संवाद कैसा है। हमारे पिताजी घर में घुसते थे तो हम पांचों भाई बहन एक अघोषित कर्फ्यू में आ जाते थे, सब अपने अपने काम में लग जाते थे, सब चुप बच्चे बच्चे की तरह बैठ जाते थे। मैं अभी ये शो करके जाऊंगा, मैंने पहले भारत मंडपम में किया, वहाँ एक मुख्यमंत्री थे, 2-3 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, वो भी लाइव आ रहा था। ये लाइव नहीं आ रहा, लेकिन इसकी भी कटिंग्स चाहेंगे और मैं घुसूंगा और अगर मेरी ड्रेस ठीक है तो मेरी जो छोटी वाली है वो उसे कहेगा कूल ब्रो लुकिंग कैसे बोलेगी, और मेरे पिताजी को समझ में नहीं आएगी कि ये ऐसे कैसे बोलेंगे। तो हमारी पीढ़ी एक ट्रांजिशन में है, हम कुछ खुले हैं कुछ नहीं खुले हैं, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि हमारे बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जो 10 साल बाद आपसे मैच मेकिंग के लिए आपके दरवाजे पे आएगी, वो बच्चे बहुत अच्छी बात कर रहे होंगे। दोनों बातें हैं, इस बात की शुभकामना भी कि एक पीढ़ी खुली। मैं जो इश्क करता था अपने पिता से नहीं कह पाया, और जब मेरे पिता को पता चला तो वो बहुत नाराज थे, बहुत गुस्सा थे, लेकिन मैंने अपनी बेटियों को ऐसे ग्रो किया कि उनकी जिंदगी में जब भी कभी किसी प्यार के झोंके ने अपनी हवा दी तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे बात की कि वो लड़का ऐसा लगा था। ये बाप बेटे के बीच में, बाप बेटी के बीच में जब समझाइश का ये दौर आ जाएगा तब मुझे लगता है कि ज्यादा आसानी हमारे समाजों में हो जाएगी, हमारी सोसाइटी में हो जाएगी। तो आपको लगता है कि इसकी जरूरत है कि हम जैसे मित्र तो बन गए हैं अपने बच्चों के, लेकिन एक विवाह के जो इतना इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, टर्निंग पॉइंट डिसीजन है, उसके लिए हमें बहुत खुल के बात बच्चों से और एक सही समय पे करनी चाहिए। उसका रीजन है कि हमारी परवरिश कैसे हुई है। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं जो 60 के दशक के पैदा हैं, ये हो सकता है आपसे ना कहें, इनमें से अधिकांश लोगों ने पत्नी को देखा नहीं था। जी, अंकल ने जिस तरह गर्दन लाई है, आई एम वेरी हैप्पी कि यू नोटेड इन यस सच ए ब्यूटीफुल। अच्छा, मेरे फादर पिताजी ने नहीं देखा था, वो कह रही है झूठ बोलने देखा था, वो कह रही है 15-20 देखी थी। यू डिजर्व द फर्स्ट प्लेस इन दिस मैटर। पहले कम होता था, मतलब एक आध बार कभी मिल लिए या नहीं देखा। अब तो 4 महीने अगर शादी और उसके बीच में रोका के बीच में है तो बच्चे एक साथ ही तो दिलजीत का कंसर्ट देखने जा रहे हैं, एक साथ ही कोल्ड देखने जा रहे हैं, और माँ बाप दोनों तरफ के नहीं सोच रहे हैं कि ये साथ क्यों जा रहे हैं। मतलब मन में आ रहा है ये बात, अंदर आ रही है ये बात, यार अभी तो शादी हुई नहीं है यार, ऐसे कैसे जा रहे हैं। लेकिन एक बात मान ली गई है, मतलब डर भी रहे हैं और लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। डर नहीं रहे, बिल्कुल डर नहीं रहे, लेकिन हमने जो नहीं किया है, जैसे बंगी जंपिंग अगर आपने नहीं किया है तो आप पहली बार आपके मन में डर आता है। अगर आप वो जो सिंगापुर में और ऑरलैंडो में जो वो झूला है बड़ा वाला, क्या उसका नाम है, टॉर्नेडो, उसमें अगर आप नहीं बैठे हैं तो आपके मन में डर आता है कि पता नहीं, अब तो बैठे नहीं थे, अब तो गाँव के झूले में बैठे थे, छोटा वाला जो होता था हाथ वाला, पता नहीं इसमें क्या होगा। एक बार बैठ जाते तो
नहीं जाता, मैं कहता यार एक और ऑफराइड करेंगे, चलते हुए और करेंगे, अगर खाली है तीसरे दिन भी करेंगे। तो हम वो सवालों को सोचते भर है, अगली जनरेशन आएगी जब हम सोचेंगे भी नहीं। तो मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मैं कल्चरली बहुत जड़ हो जाऊँ, और ऐसा भी नहीं हूँ कि आधुनिकता के नाम पर मैं कुछ भी स्वीकार करूँ। और मुझे लगता है कि विश्व जिस तरह से एक्ट कर रहा है, ग्लोबल पोजिशनिंग जैसी हो रही है, और दो जनरेशंस के बीच, पीढ़ियों के बीच जैसा संवाद और रिलेशन होना चाहिए, भारतीय उच्च मध्यम वर्ग जो यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर कौन लोग बैठे हुए हैं? यहाँ उच्च वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, या उच्च आपके रजिस्ट्रेशन फीस जो देके शादी कराएगा वो कौन होगा यहाँ पे जो बैठा हुआ? मुझे पता है। बिल्कुल सही। मेरे सब घर के भैया से कितना पुराना है, कुलाल साहब से भैया बैठे हुए यहाँ पे, लक्ष्मी भैया बैठे हुए, इन सबसे ये परिवार का संबंध है मेरा। मैं इन सबके घरों में आते रहता हूँ, ये मेरे घर पे आते आते हैं। घर क्या, हमारा जो फार्म हाउस है ये भी कुटीर, वहाँ भाई साहब आ जाते हैं, सत्संग होता है। हम सब लोग दूसरी वाली लिस्ट पे चले गए हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने अपनी निजी मेहनत से, इसमें कोई कई तो दूसरी पीढ़ी के हैं, बाबा जी ने मेहनत की थी, पिताजी ने मेहनत की थी, कुछ फर्स्ट जनरेशन के हैं जिन्होंने अपना ब्रांड खड़ा किया है। ये ब्रांड दिखाई देता है, जाता हुआ ट्रक दिखाई देता है कि उनका किया वो खड़ा हुआ है। हम सब लोग यहाँ पर हो गए हैं कि हम उच्च वर्ग में आ गए हैं या उच्च मध्यम वर्ग में आ गए हैं। हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों में ये भरोसा पैदा करें कि वो अपनी हर अच्छी बुरी बात हमसे शेयर कर सके। ईश्वर ना करे पृथ्वी के किसी मोड़ पर उनसे कोई अपराध हो जाए, तो जो पहला व्यक्ति उन्हें याद आना चाहिए वो हम होने चाहिए, उनके माता पिता, बजाय कि कोई और होना चाहिए। तभी हमारे रिलेशनशिप मजबूत होते हैं। बहुत खूब। तो एक इससे एक कदम आगे बढ़ के एक प्रश्न पूछती हूँ आपसे। जैसे आप भी समधी बनने जा रहे हैं और आपके भी समधी होंगे, तो मित्र रहते हुए अपने पक्ष का सम्मान कैसे बरकरार रखें? ये थोड़ी सी बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों परिवारों की अपब्रिंगिंग अलग होती है। दोनों परिवारों की, अभी मेरी बेटी और उसकी साथी जो उसकी सीनियर है, जूनियर है, वो 3-4 बच्चों की शादी एक साथ हुई है। एक की हो गई है, एक की अभी 22 नवंबर को कसौली में ITC में है। हमारी बिटिया की शादी फरवरी में है। मेरा एक दोस्त है, पड़ोस में रहता है नोएडा में, उसकी बिटिया की शादी यही गुड़गांव में ही, इसमें ही एरो सिटी के किसी होटल में जनवरी में है। तो मैं देख रहा हूँ कि चारों फैमिलीज के जो इंटर रिलेशन है वो डिफरेंट है, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। कुछ लोग मिलके कर रहे हैं कि भाई हम आधा आधा करेंगे, सब साथ करते हैं। कुछ लोग अभी भी वो समझी स्टाइल में कि ये लड़की वाला है, ये लड़के वाला है। कुछ लोग इससे बेखबर हैं। तो ये आएगा, ये अलग अलग अपब्रिंगिंग से आएगा। जैसे मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया मेरी बुआओं की शादी के समय, मेरी बहन की शादी के समय, कि लड़की वाले जो हैं वो बहुत हम्बल होने चाहिए। और मेरे जो समझी साहब हैं उनको इस बात से बढ़िया आपत्ति है। मतलब अगर हम साथ में खाना खाने जाएं और मैं उनसे कहूँ भाई साहब आप बैठे, पहले आप भाई साहब बैठे, तो वो बहुत आपत्ति में आ जाते हैं। वो कहते हैं आप ऐसा ऐसा बिहेवियर क्यों करते हैं? हम दोस्त हैं, हम दोनों के बच्चे शादी कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? वो मेरी पॉपुलैरिटी और मेरी जो भी सोशल स्ट्रेंथ है उसको बहुत अधिक आदर देते हैं, बहुत ज्यादा। और मैं संकोच से बढ़ जाता हूँ कि दीदी आप तो समझिए। और वो लड़का भी यही कोशिश करता है कि मैं ऐसा महसूस ना करूँ। तो ये आपके भाग्य के ऊपर भी है कई बार तो, और दूसरे परिवार की अपब्रिंगिंग के ऊपर भी है। तो जितने यहाँ लड़कों के घर वाले बैठे हों उनसे मेरा अनुरोध है कि अगले 30 साल 35 साल जब तक आप जीवित हैं, अपनी बहू और उसके परिवार वालों को एक अच्छा इंप्रेशन अगर आपको देना है, तो आपके पास यही शादी तय होने के 25-30 दिन है, जिनमें एक अच्छे इंसान की भूमिका निभाइए, हम्बल बनिए, झुकिए और कहिए कि दो दोस्त आपस में मिल रहे हैं। और फिर आप देखिए कि आने वाले कल में आपको भी इज्जत मिलेगी, आपको भी प्यार मिलेगा। मेरा भी ये मन है कि मैं खुद भी ऐसा सोचती हूँ कि आज जो समधी हम बन रहे हैं, इमीडिएट फैमिलीज होती हैं, क्योंकि हमारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं और हमें डेफिनेटली मित्र बन के रहना चाहिए, लेकिन एक दूसरे का सम्मान पूर्ण रूप से रखना चाहिए। तो विश्वास जी, सोशल मीडिया किस तरह आज परिणय संस्कार या वेडिंग को बहुत इफेक्ट कर रहा है, और आपको लगता है कि सोशल मीडिया के इफेक्ट से बहुत अच्छे बेहतर रिश्ते आजकल लोग छोड़ रहे हैं? आपने कहा कि सोशल मीडिया किस तरह इफेक्ट कर रहा है, मैं थोड़ा इससे असहमत हूँ। सोशल मीडिया रिश्तों को बिगाड़ रहा है। वो जो चाहे शादी की प्लानिंग हो, चाहे मैच मेकिंग हो, चाहे आपके एक्सपेक्टेशंस हो, सोशल मीडिया उसको खराब कर रहा है।
दुर्भाग्य से। और सोशल मीडिया एक हथियार है, आज खराब कर रहा है तो कल अच्छा भी करेगा, कल बहुत बेहतर भी करेगा। जैसे आप अगला सवाल पूछे उससे पहले मैं बता रहा हूँ, एग्जीक्यूशन ऑफ ए मैरिज, वो देश के 1000-2000 लोग हैं जो सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने उसके स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। और देश के 1 करोड़ लोग हैं जो सेलिब्रिटी तो नहीं है लेकिन पैसा उठाएंगे, वो उन्हें फॉलो करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जो हाल ब्रांड का है, बुरा मत मानिए, आप सब पहनते हैं, मुझे भी पहनने पड़ते हैं, मैं शो बिजनेस में हूँ, ब्रांड मुझे भी पहनना पड़ता है। पर जो ब्रांड का हाल है कि एक बड़े ब्रांड का जो बैग है, जो हमारी भाभियाँ बैठी हैं, ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में सर्विसेज में जाके, ये जितने पुरुष बैठे हैं ये सब कुली का काम करते हैं, हम माल का काम करते हैं, सब थैले लिए देखते हैं वहाँ। हाँ, आपने वो पीड़ित है, जबरदस्त, उन्होंने पीड़ा में ताली बजाई। वो हम प्रेरणा हैं, पीड़ित नहीं है वो, हम प्रेरणा देते हैं। आप चले जाइए, आप जाते ही होंगे जून में, आप देखिए मुझे भी जाना पड़ता है, और कोई ना कोई मिल जाता है शायद किसी में थैला पड़े हुए, कोई मंत्री, कोई IAS, दिल्ली के सारे करोड़पति अरबपति, अरे भाई साहब कैसे आप कैसे बन गए, जैसे तू वैसे मैं, तूने भी पहले तो बैठा, मैंने भी पहले। थोड़ी देर में हम में से महिला निकल के आएगी, ये कुमार विश्वास जी, अभी जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम, थोड़ी देर में हमारी निकल आएगी, बन गई हमारी पत्नी है, फिर दोनों वो भूल जाएंगे हमारी क्या रिलेशन है, वो बात करने लगेगी कि अरमेज में हुआ की चप्पल अच्छी आई है, क्रिस्टल में बड़ा चीज अच्छी आई है, उसमें लग जाएंगे। ये किसने बनाया? ये कुछ लोगों ने बनाया। 52 पाउंड की चीज को 5,500 पाउंड में बेचा, आपने खरीदा, क्योंकि आपके रईस होने और आपके बड़े होने पर ये ब्रांड मोहर लगाएगा। संयोग से आज 2 अक्टूबर के दिन हम जिन 2 लोगों का जन्मदिन मना रहे हैं, वो हिंदुस्तान की आजादी और हिंदुस्तान की ताकत के सबसे बड़े ब्रांड हैं, जिनमें से एक तो एक ही धोती पहनता था और एक धोती कुर्ता पहनता था, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी। तो हमने धीमे धीमे अपनी शादियों को भी ऐसा बना लिया है कि बंबई के लोगों ने जो शादी की, इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज ने जो शादी की, हमको लगता है कि जब तक हम इसे फॉलो नहीं करेंगे हम सक्सेसफुल नहीं कहलाएंगे। आई एम सॉरी, मैं आपके यहाँ आके कह रहा हूँ ऐसी बात। क्या होता है, देखिए जितनी महिलाएं बैठी हैं, बुजुर्ग बैठी हैं, मुझे बता दीजिए, हमारे यहाँ कहावत थी कि बेटी को लाल जोड़े में देखूं एक बार, मेरी बेटी लाल जोड़े में कैसे लगेगी। शादियां देख लीजिए, ऑफ व्हाइट कलर के ड्रेस बनवा रहे हैं, 30-30, 40-40 लाख के, इसी होटल की लॉबी में जिनके कपड़े टंगे हुए हैं यही बना रहे हैं, 30-30 लाख पर। ये खुद भी नहीं बना रहे हैं, चांदनी चौक को बनवा रहे हैं सारे के सारे, और वहां से लाके ठप्पा लगा रहे हैं, आप जाके लेके आ रहे हैं वहां से, हमारी रोज तो आगे से जहाँ से आप लेके आते हैं। ऐसे वही सुबह पूछते हैं जिस दिन ऑफ होता है, ये जैसे राशन बट रहा हो गरीबों में, उधर फरारी खड़ी रहेंगी, बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी रहेंगी और लाइन में लग जाएंगे, 11 बजे से खुलेगी अदानी, गुप्ता और बना के, और सब लाइन में लग जाएंगे, 7 लाख 8 लाख। और ऐसा घर में आके उतरेगा, एक दिन तो मुझे लगा कि कुछ माल कहीं बटा है, इतने बड़े बड़े कट्टे आ गए प्लास्टिक के, और निकलना शुरू हुआ कि इसमें ये शरारा और इसमें ये खरारा, और बिल बन गया इतना लंबा। तो ये व्हाइट कपड़ा किसने सिखाया कि आपको? व्हाइट कपड़ा सिखाया आपके मालिक ने। 75 साल पहले जो अंग्रेज आप पे राज करता था, वो शादी में व्हाइट रॉब्स पहनता है, उसकी दुल्हन व्हाइट फ्रॉक पहनती है। वहां से आया, इन्होंने ऑफ व्हाइट में जड़-जड़ा के बना दिया। मैं एक शादी में गया तो बाहर सफेद फूलों की सजावट थी और व्हाइट थीम की, अंदर सफेद में लोग घूम रहे थे सब। तो मैंने अपने मैनेजर से कहा, यार अपन किसी शोक सभा में आ गए क्या है? तो नहीं सर शादी है, इनकी यहाँ शादी है सर, बहुत बड़े पंचतारा होटल में शादी थी। भाई लाल कपड़ा चला गया आपके यहाँ से, हैं? कुछ परफॉर्मर्स हैं जो किसी की शादी में नाचे। धन होना बुरी बात नहीं है, सामर्थ्य होना बुरी बात नहीं है, पर सामर्थ्य का अंधानुकरण फला कर रहे हैं तो हम भी करें। तो सोशल मीडिया ने शादी की पवित्रता को खंडित किया है। मैं कई बात कह रहा हूँ आपसे, इसीलिए आप चुप हैं, आप तालियां इसलिए नहीं बजा रहे क्योंकि आपके पास तक पहुंच रही हो, आप कभी ना कभी जुड़ रहे हैं इससे। सबसे महत्वपूर्ण चीज शादी में क्या है? आप दलजीत से मत गवाओ, बादशाह को मत नचाओ, उसके बाद भी शादी कहलाएगी जी। आप ओबराय में मत करो, सूर्यगढ़ पैलेस में मत करो, अपने गांव के घर में कर लो, तब भी शादी कहलाएगी। आप संजीव कपूर को बुला के 500 खाने की जगह
पूरी और सब्जी कर दो तो भी शादी कहलाएगी। एक ही चीज से शादी नहीं कहलाएगी, वो है पंडित जी द्वारा किया गया संस्कार। वो शादी को शादी बनाता है। और हमारी सारी शादियों में जिस पर कटिंग चल रही है वो पंडित जी की चल रही है। पंडित जी जल्दी निपटा देना, जल्दी निपटा देना। तुमने विधान जल्दी निपटाया और ऐसी विधा हुई कि शादी जल्दी निपट गई। 6 महीने बाद ही घर पर प्रॉब्लम हो गई कि हमारे पास स्पेस नहीं हो रहा, हमारे तो मिल नहीं रहे। तो इस सोशल मीडिया ने तो देखिए नुकसान किया है और हमारी जो सनातन धर्म की पद्धति है विवाह की उसको खंडित किया है। बेसिक मेन कोर्स वही है, बाकी सब तो एड ऑन है। उनको कम कर लो, ज्यादा कर लो, आप नाचो, मत नाचो। 20 लाख का कोरियोग्राफर आ रहा है, दादाजी भी नाच रहे हैं, दादी जी भी नाच रही है। इसको नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन वो जो पंडित जी तारों की छाए के नीचे 2.5 घंटे रिचुअल्स लेंगे, वरुण को, सविता को, इंद्र को, पुरस्त्र को, सबको प्रसन्न करके वचन भरवाएंगे। मैक्सिमम शादियों में 90% शादियों में जो मुहूर्त है उससे आगे निकल के पाए। बिल्कुल, नाचने गाने में पूरा टाइम दारू पी ली, नाच लिए, बैंड आ गया, उसके बाद एक वो चौक और बनने लगा है आजकल, है ना, बारात चौक। वहां कोई एक वो बुला लिया बंदा, उसने 15-20 लोग पगड़ी बांध के आ गए और वो टांग चौड़ा के नाचने लगे। लड़के का भाई भी नाच रहा है, बाप भी नाच रहा है, समझे को भी खींच लाए। उधर पंडित जी बैठे बेटा ये आए तो मैं इनका ब्याह कर रहा हूँ। जो इनकी तिथि थी दोनों के नाम से जो निकली थी, दोनों की जन्मपत्री से जो तिथि निकली थी, जो समय निकला था, जो मुहूर्त निकला था, भगवान राम का विवाह हुआ तो ऐसी थोड़ी हो गया, नहीं हो गया। वशिष्ठ जैसे महाज्ञानी ने कहा इस घड़ी में होगा, इस घटक में होगा, जहां बैठे होंगे सूर्य, जहां बैठे होंगे चंद्रमा, जहां बृहस्पति आशीर्वाद के लिए होंगे, अब दोनों बैठो विवाह करो। पता चला लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि नहीं अभी तो डांस चलेगा, टोल बजेंगे भी नहीं जाएगा। हाँ, लक्ष्मण जी अड़ गए, बोला हम तो करेंगे, हो गया शायद। तो सबसे पहले तो भाई पंडित को आदत देना शुरू करो। उसको जो आके आप भड़काते हो ना, पंडित जी जल्दी जल्दी निकाल देना, बस पंडित जी ये जल्दी कर देना, पंडित जी कर दिया पंडित जी ने जल्दी। जैसे तुमने पंडित जी निपटाया ऐसी शादी को बैठ गया, तो उतनी जल्दी बिल्कुल सही। आई एम सॉरी, आपको बुरा लग सकता है और मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूँ, मैंने अपना नहीं छोड़ा, आप तो बनाए। नहीं, बिल्कुल सही है। तो आप आज के जो युवक युवती हैं उनको आप भगवान राम और सीता का क्या मतलब उनको रोल मॉडल्स कैसे बन सकते हैं, और इस बात पर आप क्या उनको कुछ अपनी तरफ से सजेस्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो वो जो शादी है ना, उन दोनों की शादी, उन दोनों का विवाह है, वो ही रोल मॉडल है। राम सूर्यवंशी हैं, वो ऋषि के हव्य से पैदा हुए हैं और सीता पृथ्वी से पैदा हुई है। अगर सूरज ना हो तो इस पृथ्वी की कोई औकात नहीं है। और इन दोनों के बीच वायु है, यानी कि वायु पुत्र है। इस कथा में हनुमान ना हो तो इस संबंध का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो शादी इतना एक व्यक्ति के समझ में आई, मैं आभार करके कोई बात नहीं, 5 स्टार होटल में समझ का संकट आ ही जाता है, ऐसा कोई खराब बात नहीं है, समझ में मुझे इसका अनुभव है। यह विवाह जो है ये पवित्रता का विवाह है। आप देखो कि आपके पास ये आखिरी चीज बची है, परिवार और संस्कार। बाकी तो आपका सब जा चुका है। ना तो इजराइल के बराबर आप टेक्नोलॉजी में हो, ना आप अमेरिका के बराबर फाइनेंशियल पावर है, ना आपके पास चाइना के बराबर की प्रोडक्शन पावर है, ना आपके पास जापान के बराबर की इनोवेशन पावर है। आप वैसे गाते रहिए, हम भी कहते हैं कि विश्व गुरु है, ताली बजाओ। लाल किले से भी कहा जाता है कि तीसरी इकोनॉमी और 5वीं इकोनॉमी, ताली बजाओ। चलता रहता है, तो कभी पॉलिटिकली कहना पड़ता है, कभी सोशली कहना पड़ता है। 1000 साल की गुलामी में भी आपने केवल 2 चीज बचा के रखी, जिन्हें आपने 75 साल की आजादी में खोने की तैयारी कर ली। ठीक लगे तो मुझे बताना। एक है परिवार और दूसरा है संस्कार। इन 2 चीजों को आपने बचाया 1000 साल। 1000 साल में आपने ऐसी कल्चर देखी जिनमें परिवार नाम की संस्था का कोई मर्यादा ही नहीं थी। आपके यहाँ जो लोग शासन करने के लिए आए, शक आए, हूण आए, मुगल आए, खिलजी आए, मंगोल आए, तुर्क आए, इन सब के यहाँ परिवार नामक संस्था का उतना आदर नहीं था। पिताजी को कैद कर लिया, 19 साल पिताजी देख रहे हैं ताजमहल को झिल्ली में से, क्या आदर है? कुछ नहीं आदर है। एक हमारा है, हमारे राम को कहा जाता है रात को बुला के सुबह तुम जाओ जंगल, उसने कहा कि जंगल अभी चलो, अभी नहीं जंगल तो मेरे सुबह चले जाना। तो आपने परिवार बचाया। दूसरा आपने संस्कार बचाया।
और अब आपके इन्हीं दोनों एलिमेंट के ऊपर वेस्ट की लैब काम कर रही है, और वो इतने धीमे से कर रही है कि आपको पता ही नहीं। आपके घर से दूरदर्शन चला गया, जब दूरदर्शन आता था आपको याद है दूरदर्शन में लिखा रहता था बोला सत्यम शिवम सुंदरम, द ट्रुथ, द ब्यूटीफुल, द बिनोवेलेंट। आज आप देख लो नेटफ्लिक्स को, अमेज़न को, जो विदेश से आए हैं, उनको देखने के बाद आपका मन करता है गोला बनाऊं टीवी पर, इस पे दिखाऊं फूहड़म पुनिशम वल्गरम। बहुत क्यूट। एक सीरियल ऐसा नहीं है जिसमें अनएथिकल चीजें हैं। फैमिली के बीच के सेक्सुअल रिलेशंस, ड्रग्स, हीनियस मर्डर्स, वैल्यू खत्म करना, और वो इंडियन सीरियल बनाए हुए हैं। वो ऐसे थोड़ी मूर्ख है कि आपका पैसा खर्चा कर रहे हैं, 250-300 करोड़ के सीरियल बना रहे हैं। वो एक लैब की तरह आप पे काम कर रहे हैं 100 साल में। उन्हें पता है कि अगर इनकी दो चीजें और तोड़ दी तो ये पूरी दुनिया को जो अपनी इंटेलेक्चुअलिज्म का एक चुनौती देने वाले हैं और उद्योग की चुनौती देने वाले हैं, ये अंदर से कमजोर हो जाएंगे। तो इसीलिए आपका काम बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का है, और जो यहाँ ऐसे लोग बैठे जिन्होंने आपसे सर्विसेज लिए हैं, लेकिन इनका भी बहुत जिम्मेदारी का है कि शादी में ये सोचने की बजाय कि वो कैसी होगी, कहां पर होगी, नाचेगा कौन, शेफ कौन होगा, ये देखने के बजाय ये देखिए किससे होगी, परिवार कौन है जिसके साथ बैठेंगे, जिसके साथ अब वक्त बिताना है अपना पूरा। क्योंकि आज मैं अपने समधी के साथ बैठा हूं, फरवरी में वहां भी बैठूंगा, लेकिन किस आशा के साथ बैठा हूं? मैं इस आशा के साथ बैठा हूं कि 25-26 साल बाद मैं आपसे कहूंगा कि नाती के लिए लड़की ढूंढो या नतनी के लिए लड़का ढूंढो, तो उस समय भी मेरा समधी मेरे साथ बैठा होगा, क्योंकि वो लड़के का दादा होगा और मैं लड़के का मामा होगा। अगर मैं ये मानता हूं कि इतनी लंबी रिलेशनशिप लायक ये परिवार नहीं है, तो वो चाहे दुनिया के सबसे बड़ा परिवार हो, उसको कॉलोनी तक हाथ जोड़ के नमस्ते कर दो कि तुझसे करनी नहीं है। और अगर ऐसा लगता है कि ये वो लोग हैं जिनसे मैं भाइयों की तरह जीवन काट सकता हूँ, दोस्तों की तरह जीवन काट सकता हूँ, तो वो चाहे अच्छे हों बुरे हों, उनके पास पैसे कम हो, आप उनसे रिलेशन रखो। इतने सारे लोग हैं इस हॉल में, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने पहले बताया, जिनसे मेरा फैमिली रिलेशन है, और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो क्या कमाते हैं, और ना मैं जानना चाहता हूं उनसे क्या करवाते हैं। मुझे लगता है कि ये लोग अच्छे हैं, ये लोग मन के अच्छे हैं, इनके साथ मेरा मन, ये बैठे हैं प्रदीप भैया सीने से बात, मुझे नहीं पता कि ये कितना मकान लेते हैं, मुझे गुड़गांव में रहना नहीं, मैंने बना लिया जगह रहता हूँ, मुझे आना नहीं कभी नहीं, इन्हें नोएडा में मेरे यहाँ नहीं रहना, उसका वो प्रोजेक्ट चलाने को रहना नहीं है। बट मुझे लगता है ये लोग अच्छे हैं, ये लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, संस्कार से जुड़े हुए हैं, परिवार एक साथ रहता है, भाई एक साथ रहते हैं, बहुत अच्छा है, ऐसे लोगों के साथ जुड़िए। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप तो सजेस्ट करती ही हैं, रेकी करने के बाद दो परिवारों में संबंध हो तो ऐसा हो जैसा जनक और दशरथ के बीच का संबंध हुआ, ऐसा हो जैसा राम और सीता के बीच का संबंध हुआ, क्योंकि जो गुण जनक में है वही गुण उनके दामाद हैं। जनक राजा होते हुए भी राजा के पद से बाहर रहते हैं, इसीलिए से विदेह कहते हैं, देह से बाहर, और राम भी राजकुमार होते हुए भी राजकुमार के पद से बाहर रहते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए क्योंकि लड़कियां अक्सर अपने पिता को अपने प्रेमी में देखती हैं, अपने पति में देखती हैं। जैसे बेटे जिंदगी भर कंपेराइज करते हैं माँ से अपनी बहुओं को कि कड़ी तुमने अच्छी बनाई है, पर हमारी अम्मा जो बनाती थी वो बेचारी यही सोचते थे पता नहीं इसमें क्या मिला उन्होंने जिसकी अम्मा जैसा बने, क्योंकि वो देखता अपनी माँ को ही है उसके अंदर। सो इसीलिए उनको राम से जो प्रेम है, आपने कहा कि कैसे उनका मन में राम का जो प्रेमी पद है पति पद से ज्यादा, वो इसीलिए है कि वो उनके पिता जैसे हैं। तो अगर इन बच्चों को विवाह संस्कार की मर्यादा समझनी है तो इन्हें राम और सीता और उन दोनों का प्रेम और विवाह तो समझना ही चाहिए। मैंने जब अपना ये करियर शुरू किया तो कभी भी मेरे किसी भी बच्चों के पिता से बात नहीं होती थी। मोस्टली घर के जितने बड़े बुजुर्ग होते थे, दादाजी होते थे या ताऊजी होते थे, उन्हीं से ही मेरी पूरी शादी विवाह के लिए पूरी चर्चा होती थी। और लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं और बड़े बुजुर्ग घर में हैं नहीं, और हैं तो उनकी शायद इतनी चलती नहीं है, ना कोई सुनता है। तो ऐसे में जो यंग पेरेंट्स हैं
वो अपने बच्चों के लिए जब मैच देखें तो उनको किन चीज़ों का, वर और वधू दोनों का चयन करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? केवल दो चीज, केवल दो। एक तो प्रेम, इस परिवार में प्रेम का क्या स्थान है, सबसे पहली चीज तो उन दोनों बच्चों के बीच प्रेम कितना है या कितना प्रेम हो सकता है। और दूसरा रेस्पेक्ट, आदर। इनमें दूसरे परिवार के प्रति, दूसरे संबंध के प्रति आदर कितना है। बिल्कुल, ये दो चीज आप देखिए, सबसे पहली चीज। अगर प्रेम है, रेस्पेक्ट है, तो आप संबंध करने, जब आप सुझाएंगी संबंध, वही वाली बात है, जब 21 लाख देंगे तो संबंध वहां सुन लाएंगे आप, सोना से आप संबंध भी गुड़गांव से लाएंगे या नोएडा से लाएंगे, दिल्ली से लाएंगे, तो संबंध तो बराबर के स्तर के ही लेके आएंगे। मैक्सिमम देखिए क्या होगा जी, साल के टर्नओवर की फाइल में ऊपर नीचे हो गया, आपका 2100 करोड़ का, अगले का 2500 का, 3100 का, क्या फर्क पड़ता है। इस देश में 10-12 करोड़ रुपए साल कमाने वाला आदमी वैसा ही जीवन जीता है जैसा बंबई वाला बड़ा सेठ जीता है। वही जीवन है, वही रोलेक्स पहननी है, वही बिजनेस क्लास में, फर्स्ट क्लास में सफर करना है, वही यूरोप में जाके बढ़िया होटल में रहना है, वही घर में 4 शेफ होने, वही 5 गाड़ियां होंगी, बराबर है। इसके बाद की लड़ाई व्यवसाय की है कि मेरा टर्नओवर वहां पहुंच गया, तेरा वहां पहुंच गया। प्रदीप जी ने 20 प्रोजेक्ट बनाए, इनके दुश्मन ने 25 बना लिए, 30 बना लिए, तो अब ये लग गए 5 और बनाओ। उनके 1000 ट्रक गए तो उन्होंने कहा दूसरे के इतने के, तो मैं 4 ट्रक और बढ़ा लूं। घर में कुछ फर्क नहीं पड़ना है, रोटी वही बनेगी, कपड़े वही पहनोगे, शादी वैसी करोगे, दिवाली में सजावट कोठी पे वैसी ही होगी, फार्म हाउस पे गाय वैसे ही दूध देगी, उतना ही चलेगा। तो इसलिए उसकी तरफ कम ध्यान दीजिए। मैं अक्सर देख रहा हूँ, मेरे जो दोस्त हैं वो इन बातों पर ध्यान देते हैं, और मैं नाम नहीं लूंगा, मैच मेकर मेरे भी अच्छे दोस्त हैं, देश के 3-4 बड़े मैच मेकर आपके साथी जो है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सब लोग। क्योंकि क्या है, वो सेठों की शादी में मिल जाते हैं, आप टर्की गए, बाली गए, वो घूमता मिल जाता है। अब इतने बड़े लालाओं में एक पंडित हुआ, एक पंडित हुए, वही पंडित, तो उससे तू कैसे आया भाई? और उसने कहा हमने तो बताई है, मेरे साहब का लड़का मैंने तो ला के दिया है। तो दोस्त बहुत है, पर मैंने किसी से दोस्त से नहीं कहा कि मेरी बेटी के लिए कर दो। वो अक्सर जिस टर्म में बात करते हैं वो ये कहते हैं कि आपके लिए परिवार अच्छा है जी, इतने टके का काम है जी, घर में 60-70 लाख रुपए का जी, 60-70 करोड़ रुपए का उतरता है जी हर साल, इतने। भैया यहाँ से तो बात शुरू होती है, इसका क्या करोगे? क्योंकि फिर मैंने झगड़े होते देखे, परेशानियां देखी है। देखिए, 2 चीजें बुरा मत मानिएगा, एक शिक्षा और एक पैसा। इससे आदमी का बड़ा और छोटा पर नहीं रहना कर सकता। ये मैं कह रहा हूं, इसमें पीएचडी और डिग्री दोनों मेरे पास है। शिक्षा से आदमी का अच्छा होना, पवित्र होना, भला आदमी होना नहीं ना कर सकता। मैंने एक 4वीं पास आदमी के नेतृत्व में आंदोलन करा और देश की सबसे बड़ी शिक्षा लिए हुए आदमी के साथ राजनीति देखी, तब मुझे पता चला कि नीचता का पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है, कोई पढ़ाई का संबंध नहीं। ऐसे ही पैसे का आपकी चारित्रिक शुद्धता से कोई संबंध नहीं। एक समय 2004-5 में देश के पहले 5 रईसों में एक के साथ में काम करता था, मेरा मामा था, अभी तो वो फ्लॉप हो गए। मैंने उनके साथ काम किया, बड़े बड़े टेक अवार्ड्स ये ले रहे थे, ये 5 कंपनी बिक रही है, बिड़ला जी भी लगे हुए, लाभार्थ भी लगा हुआ, वो भी लगे हुए हैं, और हम उनके लिए प्यार कर रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं। और बहुत सारे अभी भी लोगों को देखता हूँ। इस बात का कोई मतलब नहीं कि आपके पास पैसे के बाद मनुष्यता कितनी हुई, बल्कि ज्यादा पैसा होने के बाद आपने मनुष्यता बचा के रखी, ये आपकी उपलब्धि है। इससे बड़ी चीज शेर सुनिए कि मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं, और विजय साहब का शेर है, मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं, बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा होना। बड़ा आदमी होता है अपने संस्कार से, बड़ा आदमी होता है अपने परिवार से, बड़ा आदमी होता है परिवार के प्रेम से। ये आपस में प्रेम कितना है। बहुत सही, बहुत सही। तो शादी के बाद मोस्टली जो वर पक्ष है, वर को ये थोड़ा सा बैलेंस बनाने में अपनी वाइफ के साथ और अपने परिवार के साथ और बहुत दिक्कतें आती हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसका कारण यह है कि हमने पिछले बहुत सारे सालों से जो इमेज दिखाई है ससुरालों की, वो दुख भरी दिखाई है।
कष्ट वही दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले संयुक्त परिवार के बहुत बड़े बड़े, तो बहू को जो बेटी होती थी कल तक, वो जिस परिवार से आती थी, जिस उन्मुक्तता से आती थी, अब वो ससुराल में जाके उतनी उन्मुक्तता से नहीं मिलती। इसी को वो कष्ट समझने लगती थी और कष्ट होता भी था। अब ऐसी स्थिति थी। अब तो आपकी बेटी जो गाड़ी घर में इस्तेमाल करती है शादी से पहले, उससे बेहतर है वैसी ही गाड़ी उस घर में इस्तेमाल करेगी। उससे कौन पूछने वाला है कि तू अगर घूमने चली गई थी दुबई में, तो मॉल में घुसने के बाद तूने क्या लिया? उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, उसने बहुत सारा सामान लिया और उसने अपने सास के लिए कुछ लिया, यहां तक कि जो उसकी फ्लोर का हेल्पिंग हैंड 2 लोग हैं, उनके लिए भी उसने 2 चीजें ली। अपने लिए सेल्फ सर्विस से लिया, उन लोगों के लिए प्राइम मार्क से लेते भाई, उसमें क्या दिक्कत है? भर लो। तो फिर पता चलता है कि हाँ यार ठीक रिलेशनशिप है, बहू में थोड़ा प्रेम है, स्नेह है। और मुझे लगता है कि अब जब न्यूक्लियस फैमिली है, एक ही बेटा है, मैक्सिमम लोग कैसे, एक बेटा है 2 बेटा है, वो महिलाएं, वो सासें अब नहीं चाहती। मैं तो जितने नए परिवारों में शादी देखता हूँ, जानता हूँ, मतलब माओ जितना ही लाड़ सासें अपनी बहुओं से कर रही हैं आजकल। बिल्कुल सही। और जितनी प्रिवेसी आज वो बहुओं को देना चाहती हैं, और वो खुद भी अपने लिए उतनी प्रिवेसी चाहती हैं, उतना समय अपने लिए भी गुजारती हैं। और मैं ये कहती हूँ कि आजकल की, क्योंकि मैं खुद भी 2 बच्चों की सास हूँ, तो पूरा एक्सपीरियंस भी है मुझे, तो बिल्कुल सही कि आजकल के बच्चों को बिल्कुल डरना नहीं चाहिए आगे, और स्पेशली माता पिता को भी अपने बच्चों को आगे भेजते हुए इतना डर का माहौल अपने ज़हन में भी नहीं रखना चाहिए कि आगे जाके क्या होगा, कैसा होगा। बहुत लिबरल सोसाइटी है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा बताऊं, मैं अभी क्रूज पर गया था 7 दिन के लिए, तो भारत भर के बहुत सारे परिवार मेरे साथ गए थे, तो दिन में घूमते थे कुआलालंपुर में, और वो कौन सा द्वीप था उसमें, और वो फिर शाम को मुझसे सुनते थे 3 घंटे अपने अपने राम। तो परिवार ही थे, तो उनमें 2 महिलाएं थी, एक होगी 50-55 के आसपास की, और लड़की जो बिटिया थी वो थी 26-27 की। तो मुझे लगा ये अपनी माँ को लेके आई है। तो उसने मुझे कहा, लास्ट टाइम फोटो खिंचा रहे थे, कि मेरी माँ है, आपकी बड़ी प्रशंसक है, आपकी बड़ी फैन है, और ये चाहती थी कि आपको 5 दिन सुने। तो मैंने कहा अरे वाह बहुत अच्छा। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारी शादी हो गई? तो उसने कहा हाँ इन्हीं के लड़के से हुई। वो लड़की अपनी सास को कलकत्ते से, उसकी सास ने कहा कि मुझे कुमार विश्वास को सुनना है, क्रूज पे अगर मजा आ जाएगा, 5 दिन वो सुनाएंगे, कितना अच्छा लगेगा, पानी में जा रहे हैं। बेटे के अपने बिजनेस की हुई, बिजनेस की, पति का अपना काम था, उसने, वो भी लड़की काम करते थे, उसने अपने काम से 7 दिन की छुट्टी निकाली। 26 साल 27 साल की लड़की है, 2 साल 3 साल शादी को हुए, क्रूज जैसी जगह पर जहां व्यसन की समस्त सुविधाएं उपलब्ध है, मतलब नीचे निकलो तो सब कुछ ही बह रहा है, जितना समुद्र अंदर बह रहा है उतना ही बाहर बह रहा है। उसके बाद भी वो लड़की बड़ी निष्ठापूर्वक अपनी सास को अपने अपने नाम सुनवा रही थी। ये रिलेशनशिप 50 साल पहले नहीं था, 40 साल पहले नहीं था। ये हिंदुस्तान की मॉडर्न सोसाइटी में अभी पैदा हुआ है, जो कि बहुत वेलकमिंग जेस्चर है, और इसको प्रमोट किया जाना चाहिए। हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, रिलेशनशिप बढ़ रही है। उन्हें भी पता है इसी के साथ रहना है, महिला को भी पता है कि अब रहना इसी के साथ ही है, आखिरी सांस तक यही सेवा करेगी, यही साथ रहेगी, यही प्यार देगी। इसलिए वो भी जानती है और बेटियां भी जानती हैं इस बात को। विश्वास जी, मैट्रिमोनियल पे हम लोगों ने बहुत चर्चा की, लेकिन ये जितने भी यहाँ पर मेरे अतिथिगण हैं वो आपको सुनना चाहते हैं और आपकी कविताओं को भी थोड़ा सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अब अपने ही अंदाज में कुछ कहिए। बहुत धन्यवाद। मुझे तो कहा गया था कि मैट्रिमोनियल पे चर्चा होनी है, लेकिन आपको आपके रूप में जब तक नहीं सुनेंगे तब तक मन नहीं भरेगा। देखो, आप जो काम कर रही हो ना वो हमारा काम कर रही हो। 50 साल पहले ब्राह्मण करते थे जो आप कर रही हो, पंडितों का काम था कि रिश्ता बता दो, है ना। और वो बेचारा पंडित 11 रुपये में कर देता, आप 21 लाख में कर रही हो। तो अब मुझसे लोग पूछते हैं कि यार कविता को यहाँ तक कैसे पहुँचाया, पोइट्री में यहाँ तक कैसे पहुँचाया। तो जो प्रोफेशनल एक्सीलेंस आप लेके आई कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, पहले रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद काम करेंगे, तो ऐसे ही पोइट्री को प्रोफेशनल एक्सीलेंस तक मैं लेके आया कि अगर टॉक शो बुक हुआ है तो टॉक ही होगी, कविता वाले शो में कविता होगी।
तो इसके लिए लक्ष्मी भाई साहब इससे बेहतर उदाहरण है। वो जानते हैं कि कुमार विश्वास को बुक करने के लिए कितनी सिफारिशें कहाँ से लगवानी है। ऐसा ये मुझसे एक दिन कहते हैं एक प्रोग्राम के लिए, और प्रोग्राम भी कितना देश के सबसे बड़े क्लब का, कह रहे लाला कुछ इसमें पैसे कम कर ले। मैंने कहा भाई साहब इतना बड़ा क्लब और आप लक्ष्मी स्वयं, तो मैं कम करवाने का सोमालिया चला जाऊं, कहाँ चला जाऊं मतलब। कह रहा आपने कहा सुना दूंगा, और कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। प्रश्न मेरा एक आखिरी ये जरूर है कि जब आप रामायण और महाभारत के इतनी चर्चा करते हैं, तो क्या इनसे हम सीख ले सकते हैं, दो महान ग्रंथों से, कि हम अपने बच्चों का वैवाहिक जीवन कैसे बहुत सुंदर बनाएं, और क्या उनको जब बच्चों शादी के इस पड़ाव पर पहुंचे तो उनको क्या ऐसी शिक्षा दे दें रामायण और महाभारत से प्रभावित। देखिए अभी बरसात जब आई थी तो आपने देखा होगा, बरसात में अगर कभी आप रिजॉर्ट्स तो जाते ही होंगे, अलग रिजॉर्ट्स में बहुत पैसे कंट्रोल होता है, वहाँ शायद पता ना हो, या कुछ लोग गांव की बैकग्राउंड से हो, चूँकि मैं तो अभी भी गांव में अपने हाउस में ज़्यादा समय बिताता हूँ। बरसात में एक टिपिकल कीड़ा निकलता है और वो बरसात मर जाता है, खत्म हो जाता है। उस बरसाती कीड़े का ओव्यूलेशन पीरियड, यानी कि माँ के पेट में रहने का काल 11 दिन का होता है, 11 डेज। 11 डेज बाद वो पैदा हो जाता है और 2.5 महीने में मर जाता है, बुरा होकर 3 महीने में। व्हेल मछली जो है उसका ओव्यूलेशन पीरियड 6 इयर्स होता है, वो 6 साल बच्चे को गर्भ में रखती है। तो अभी जो व्हेल पीछे मिली थी जिनकी कार्बन रेटिंग हुई कुछ, वो 600 इयर्स पुरानी मिली अरब सागर में। तो मैं कहता था इन व्हेलों ने अंग्रेज आते देखे होंगे, जाते देखे होंगे, ये लालू के बंदर से जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, देखा अपना पाका है। मतलब जिस चीज का ओव्यूलेशन पीरियड ज्यादा होगा वो ज्यादा समय तक रहेगी। जैसे आपने देखा होगा कि शराफत और रईसी का रिलेशन, रईसी आपके घर में जितने दिनों से, शराफत उतनी ज्यादा होगी। जितनी जल्दी आई है बदतमीजी उतनी जल्दी। हमारी दोस्त शबीना, उसका शेर है कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। तो वो जो न्यू मनी है, हमारे लेफ्ट कॉर्नर साउथ के भाषा में दिल्ली की, जो न्यू मनी गैंग है और ओल्ड मनी है, उनके बिहेवियर में साफ डिफरेंस देखता हूं मैं। अमीर और रईस, हाँ, वो अंदर से जो अमीरी है, जैसे आप लंदन के किसी ट्रफलगर स्क्वायर पे या कहीं और टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क के बीच का अंतर देखिए। आपको लंदन में, पेरिस में अगर किसी आदमी का कंधा लग जाए, हाईवे में चलते हुए बच्चों के साथ जा रहे हैं, कंधा लग गया, तो सामने वाला आपसे रजिस्टर बताएगा, ओह माय गॉड आर यू ओके, आई एम सॉरी। मारा आपने कंधा है, लेकिन वो ब्रिटिशर आपसे कहेगा आर यू ओके, आई एम सॉरी, क्योंकि वो पुराना रईस है, लूट के बनाए, सब कुछ करके बनाए, 1000-2000 साल हो गए तो रईसी में जीते जीते। यही आप अमेरिका में देखिए, आपको टाइम स्क्वायर पे कंधा मिल जाएगा, वो आपसे उठ, वो आप कैसे, क्योंकि वो नया रईस है, अभी अभी ताकत देखी है, बदतमीज हुआ पड़ा है, उसे पता नहीं है, अंदाजा नहीं है। तो ऐसे ही जो आप कह रही हैं कि हम नए बच्चों को कैसे ब्याह करें, विवाह की संस्था में उनकी गंभीरता पैदा करें। जैसे मेरे इलाके में शादी में लगभग 11 रिचुअल होते हैं, है ना। दोनों बच्चों को मैंने पहले दिन बोला कि सारे रिचुअल हो गए, और वो रिचुअल कंटेम्परेरी नहीं है, पता नहीं आपके नहीं होते। जैसे शादी वाले सुबह एक काम होता है, तारों की छाया में पानी लेके आना, पता नहीं आपके यहाँ कितनों क्या होता है, मेरे यहाँ होता है। उसमें लड़की का चाचा चाची के साथ जाता है, थोड़ा गाना वाना गाता हुआ, और किसी जल से कुएं से पानी लाता है। ये पहले कैसे होता था, घरों में पानी की दिक्कत पड़ेगी, कुएं पे लोग भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, तो लड़की के जितने भी चाचा और चाची टाइप लोग थे, जो छोटे हैं, जिनमें ताकत है, शक्ति है, उन सबको भेजा जाता था कुएं पे कि सुबह ही सुबह ताजा पानी ला के भगो, आज शादी में जरूरत पड़ेगी। अब तो शादी में जरूरत नहीं है, ओबरा में शादी करो कब पानी भरवा रहे हो, तो बस सब कुछ ही ठीक है, लेकिन रिचुअल होगा साफ, क्योंकि इस रिचुअल की गंभीरता उस लड़के को, लड़की को पता होना चाहिए कि ये चाचा है, इसका भी शादी में योगदान है। जैसे भात नहीं लेना, मैंने अपने दोनों सालों को बोला एक अजमेर में, दुबई में, कि 1 रुपया मत लाना, तुम आना बस से, लेकिन भात का रिचुअल तो होगा साफ। खड़े तो हो गए आप पटरे के ऊपर, आरता तो होगा। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इनकी क्या जरूरत है, अब तो आउटडेटेड रिचुअल हो गए। आप इस प्रोसेस में
उनका जितना मन लगाओगे, जितनी देर तक आप इन्वॉल्व कराओगे, उनके मन पर ये छाप पड़ी रहेगी कि ये रिश्ता मुश्किल से जुड़ा है, इसमें इतने लोग इन्वॉल्व हैं, इतना वक्त लगा है, इसके तोड़ने की सोचना भी नहीं। भाई वहां क्या हुआ, वहां तो फ्राइडे के दिन दोनों तैयार हुए, चर्च में गए, जाके खड़े हुए, पहले से दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने एक हेमन पढ़ी पादरी ने, और उसने कहा कि तू बोल कि I+2 एक्सेप्ट यू एज माय ब्यूटीफुल वाइफ, तू बोल कि ब्यूटीफुल हस्बैंड, दोनों एक दूसरे को किस करो, ताली बज गई, भाग गए। ओनली डिक्लेरेशन। उनकी शादी कितने दिन में, कितनी देर में होगी? 1 घंटे में। रुकी कितने दिन? 1 साल। हमारी तो साल भर चल रही है, और वो आ रही है, चाचा आ रहा है, तो रुकी कितनी? 7 जन्म। आखिर तक मेरे माताजी पिताजी की शादी की शायद मेरे ख्याल से 65th एनिवर्सरी बनेगी। वो 87 के हो गए हैं पिताजी हमारी माँ 84 की है। वो दोनों 10 मिनट में 11 बार लौटे, 11 मिनट्स। और अगर मेरी माँ कहीं चली जाए, ये भी वहां चली गई, आधा घंटे में लौटाऊंगी। आधा घंटे होने के बाद अगर मैं उनके कमरे में बैठा हूं तो मुझसे 5 मिनट में 20 बार पूछ रहे थे, तेरी माँ कहाँ चली गई, तेरी माँ कब आएगी। अभी 4-5 दिन पहले ऐसे ही हुआ, वो शादी के किसी काम के लिए गई, मुझसे बोले तेरी माँ नहीं आई। मैंने कहा तब तक मुझसे लड़ो, लड़ना तो मुझसे लड़ो तब तक। तो तुरंत जूता निकाला, बहुत बदतमीजी करता है, हर समय मन समझता है घर को। अभी ड्राइवर को फोन मिला, पता नहीं था कौन सा ड्राइवर गया माँ को लेके, ड्राइवर को फोन मिला। ये जो रिलेशनशिप की मिठास है, लोग बात सब खर्राटे में तलाक कर रहे हैं। किसको खर्राटा आता है? तो बकवास बात है क्या है? इसने मेरा मोबाइल चेक कर लिया, इसमें तलाक की बात होने से। मेरा खाता तेरा खाता, ये कैसे हो सकता है? माई मनी और योर मनी। अगर आवर नहीं हुए हो तो भैया शादी मत करो, अपने कर लो, तू माई में रहे, तू माई में रहे। जिस दिन आवर होने के लिए आ जाओ कि हम, मैं और तू बना के अगर शादी करनी है तो मत करना। जिस दिन बच्चे ये कहें कि आवर हो गया, और मैं अपना पर्सनल वो बताऊं, मैं बड़ा आई वॉज फीलिंग सो जॉयस, आई वॉज सो फीलिंग टीयरफुल कि मेरी बेटी एंटरप्रेन्योर है, अपना काम करती है, लेकिन जब भी वो जाती है तो कैश के पैसे मुझसे लेके जाती है। दिल्ली जा रही है, पूछती है अरे तो पैसे दे दो, पापा पैसे दे दो, तो मैंने कहा बेटा इसमें से ले दो, 20,000 डालिए, 10,000 डालिए। अभी मैं एक दिन सब बच्चे कहीं जा रहे थे, छोटी वाली भी जा रही थी, मेरा जो वो बुढ़ी समय जो है धमाल वो भी जा रहा था, तो वो जाने लगी। मैंने उससे पूछा कि कुछ तुम्हारे पास, तुम बिना पर्स के जा रही हो, कुछ ऐसे या कैसे? बोले वो है, नाम दिया उसने, पवित्र है ना, मैं क्यों लेके जाऊंगी। ये जो कॉन्फिडेंस है ना कि कमा वो भी नहीं है और कमा वो भी रहा है, ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, इसी का नाम प्रेम है। और अगर ये प्रेम बीच में नहीं है तो विवाह कुछ भी कर लीजिए, विवाह बेकार है, वो सफल नहीं है। रिलेशनशिप में पहली चीज ये ध्यान रखिए, परिवारों का संस्कार देखिए, उनके साथ कंपैटिबिलिटी संस्कार की देखिए, और आखिर में जो चीज रखिए उसका नाम है पैसा, और उसका नाम है साधन, कि किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, किसके पास कितना क्या है। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। तो आपकी कविता सुनने के लिए मेरे ऑफिस पे लोग कहाँ हैं? एक दिन आप ऐसे बना दो, है ना? ये आप सब अपने जन, वो हमारे संघ के काफी बड़े अधिकारी कर रहे हैं, उनका प्रोग्राम था, तो मैंने उससे कहा कि आ जाइए, वो तो राष्ट्र के नाम था। तो मैंने उससे कहा कि मैंने रास्ते में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाया, और मैंने उससे कहा कि राष्ट्र के नाम भर दे। तो वो मुझसे बोला कि पागल हो क्या? मैंने ये बात मैं समझा। ये भी अपने, मैं भी अपना ही। और इस हॉल में तो सभी अचीव लोग हैं। आप बैठे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बैठे सर, बैठे। वो पीछे से पता नहीं चल रहा है कि आए हैं कि आई हैं। नमस्कार जी। आपकी जुल्फें इतनी अच्छी थी कि मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, ये आई हैं कि आए हैं। बात पता चला कि आप आए, फिर आ जाइए। सो जो अचीव लोग हैं, जिनको जीवन में कुछ मिल है, उनके बारे में अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि ये बहुत खुश लोग हैं, इनके पास सब कुछ है। और इस महफिल में तो सभी ऐसे लोग बैठे हुए हैं। तो जो लोग आपके साथ शुरुआत में चले थे, बचपन में चले थे, वो आपको आज जब देखते हैं, आपके गांव के दोस्त, आपके कस्बे के दोस्त, तो वो आपकी प्रोग्रेस के बारे में किससे बताते हैं?
हमारे साथी था, ऐसे रहता था, ऐसे करता था, देखो आज कितना बड़ा आदमी बन गया। लेकिन हर बड़े आदमी के साथ कुछ दिक्कत है भाई। जब जैसे भगवान कृष्ण, वो कितने बड़े व्यक्ति बने, द्वारिकाधीश बने, उन्होंने महासमर महाभारत में युद्ध जिताया 5 वनवासी लड़कों को, उन्होंने गीता जैसा ज्ञान दिया। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने छोड़ा क्या क्या? अपना प्रेम छोड़ा, अपना गोकुल छोड़ा, अपना ब्रज छोड़ा। तो जो भी यहां तक पहुंचे हैं वे सब वे द्वारिकाधीश हैं, जो अपनी अपनी राधा, अपनी अपनी बांसुरी और अपना अपना गोकुल छोड़कर ही यहां तक पहुंचे जिस फॉर्म में बैठे हैं। ताली आपको इसलिए बनानी है कि अभी तक जो बात थी उसका पेमेंट था, कविता का ताली ही पेमेंट है, कोई बच रहा है। हालांकि बचा हुआ जैनियों के भरोसे है, पेमेंट तो मिल जाएगा, तो मुझे पता है। जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा हूँ, आप सभी से मजाक मैंने, आप गंभीरता से नहीं। तो सुनते हैं कि महासमर महाभारत जिताने के बाद, सुनते हैं कि गीता का ज्ञान पाने के बाद, सुनते हैं कि शिशुपाल जैसे दुष्ट का शीश चक्र से उड़ाने के बाद एक बार कृष्ण जी वापस गोकुल आए थे तीज के मेले में। यहां तक आपने भी सुना होगा। तब तक राधा जी की आंखें जा चुकी थी रोते रोते, उन्हें थोड़ा दिखाई देता था, कम दिखाई देता था। इस जो मैं कमेंट कर रहा हूं, इस कमेंट पर आपकी जो अपलॉज आएगी, तालियों की आवाज आएगी, उससे मैं इस गीत को तय करूंगा कि पूरा सुनाना है कि एक बंद सुनाना है। तो किसी ने राधा से कहा कि इस बार तीज के मेले में कन्हैया आने वाले हैं। राधा चुप रही। फिर तीज का दिन आ गया, तैयारियां होने लगी, जैसे प्रधानमंत्री के आने का एनएसजी कमांडो आ जाते हैं, फ्रिस्किंग करते हैं ये हमारे साथ दिल्ली पुलिस वाले लोग आके, ऐसे फ्रिस्किंग होने लगी। किसी ने कहा ये कृष्ण के लिए हो रही है, राधा फिर भी चुप रही। फिर शोर मचना शुरू हुआ, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। तो दौड़ती हुई एक सखी राधा के पास आई और कहा कि कृष्ण आ गए। राधा तब भी चुप रही। ध्यान से सुनिएगा। फिर राधा की कुटिया पर तीनों लोगों का विजेता, गीता गाने वाला कृष्ण माधव आकर खड़ा हुआ। आंख में आंसू भर के उसने राधा को देखा तो राधा की सबसे प्रिय सखी विशाखा ने राधा के कान में कहा, अरे बावरी, जिसके लिए तू रोती थी वो कन्हैया आ गया, अब शायद आपके हाथ खुलेंगे। राधा ने टिप्पणी की, राधा ने कमेंट किया। राधा ने कहा, जगत भर आया है, जब बाह भर आ जाएगा तो मान लूंगी कि मेरे लोग। हम जितने भी लोग हैं इस हॉल में बैठा हुआ हर वो व्यक्ति जिसने अपने काम में सक्सेस पाई है, जिसने बहुत ऑफबीट चीजों को तैयार करके बड़ा बना दिया है, उसने क्या क्या छोड़ा है वही जानता है। जो वहां तक नहीं पहुंचे उनको लगता है कि ये भगवती की कोई कृपा हो गई है, ये तो है ही, ईश्वर की कृपा तो है ही, लेकिन छूटा बहुत कुछ है। तो एक कृष्ण की ओर से गीत सुना रहा हूं जिन्होंने राधा को कहा। उन्होंने राधा से कहा, राधा मैं कन्हैया। अब फिर देखो आपकी तालियां बज सकती हैं। राधा मैं कन्हैया। राधा ने कहा, कृष्ण की दीवानी की कुटिया में द्वारिकाधीश का स्वागत है। कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे पहचानती नहीं है, मैं कृष्ण। राधा ने कहा, नहीं द्वारिकाधीश, मैंने तुम्हारे शीश पर हाथ फैलाया था ये सोचकर कि मोरपंख मेरी उंगलियों से लगेगा, लेकिन तुम्हारे यशस्वी मुकुट के किनारों से मेरी उंगलियां छिप गई। आओ द्वारिकाधीश, तुम्हारा स्वागत। कृष्ण ने राधा का हाथ पकड़कर अपने पक्ष पर रखा और कहा, अनुभव कर मैं तेरा कृष्ण। फिर जुड़िए। हाथ को खींचकर राधा ने कहा, द्वारिकाधीश, मैंने तुम्हारे पक्ष पर हाथ फैलाया था कट पर यह सोचकर कि वनमालाओं से मेरी हथेली छुएगी, लेकिन महंगी मणियों के किनारों ने मेरी हथेलियों में छुअन पैदा कर दी। द्वारिकाधीश तुम्हारा स्वागत। रोते हुए कृष्ण ने हंसती हुई राधिका की उंगलियों को पकड़कर कहा, इस हाथ को अनुभव कर, मैं वही कन्हैया, मैं वही तेरा पागल, वही दीवाना। हाथ छुड़ाकर राधा ने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारा हाथ यही सोचकर थामा था सम्राट कि इसमें कोई बांसुरी होगी, पर लोगों के शीश गवाने वाले चक्र ने तुम्हारी उंगली में गड्ढे डाल दिए हैं। आओ द्वारिकाधीश तुम्हारा स्वागत। कृष्ण ने पूछा कि मैं क्या करूं, मैं तो वापस रहने आया हूं। उन्होंने कहा, नहीं, इस जन्म में जाओ और जो काम करते थे वही करो, जो गीत सुनाते थे दुनिया को वो गीत सुनाओ। कृष्ण ने जो कहा वो मैं आपको सुनाऊं, थोड़ा रेवा पर वो दे देंगे, बेस दे देंगे और उनको दे देंगे, सुनाओ। कृष्ण ने जो कहा सुनिएगा, नहीं जहां अच्छा लगे वहां करिए। मेरी पिछले हफ्ते से मुलाकात हुई थी,
तालियों पर और वहां करने पर अभी जीएसटी तय नहीं हुई है, बिल्कुल आप अभी मैं जानता हूँ आप सब ज्यादा उसी से डरते हैं जितने भी लोग हैं कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। वहां करिए। हाँ, स्वामी रामदेव भी कहते हैं करने से होता है, करेंगे तो होगा। करिए कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। 2 बार पढ़ दी मैंने लाइन। वाह वाह, आप समझ गए। जब तक सब बहाने करेंगे मैं डिनर करने नहीं दूंगा। मथुरा छुटी छुटी द्वारिका इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। वाह वाह, वंशी छूटी, सचमुच महसूस करिए जो मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। वंशी छूटी गोकुल छूटा कब तक चक्र उठाऊं। वंशी छूटी गोकुल छूटा कब तक, आप बैठ जाइए, कब तक चक्र उठाऊं। इन्हें वहां करने दीजिए, आप अकाउंट सेक्शन से बात करिए। वंशी छूटी गोकुल छूटा कब तक चक्र उठाऊं। ये लाइन जो राम को जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं, दोनों का संबंध जानते हैं, उन्हीं की बात पूछेगी। अगली लाइन, बंशी छूटी गोकुल छूटा कब तक चक्र उठाऊं। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। गाइए, पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। महासमर में रीता रीता कब तक गाऊं गीता। महासमर में रीता रीता कब तक गाऊं गीता। संगीत नहीं है हमारे पास, अगली पंक्ति से समाप्त हो तो तालियों का ही संगीत यहाँ खेलता हुआ नजर आए। महासमर में रीता रीता कब तक गाऊं गीता। और अभी कितने जन्मों तक, और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं। वाह, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं राधा। बन चुकेगा कि बचपन से प्रभुता का बोझा। प्रतिभाशाली होना भी बहुत अपराध की चीज है। किसी भी धंधे में, किसी भी काम में अगर आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं तो आप बिना मांगे 1000 दुश्मन प्रतिदिन लेके आते हैं। उनका कोई आपसे कहना देना नहीं होता, आपके होने से उनकी समस्या है। कुछ लोग आपके होने से दिखाई नहीं देते तो उनको समस्या है। इस धुंधलके में भला कैसे सुझाई देते, हम तेरे साथ ना होते तो दिखाई देते, ये उनकी समस्या है। हर टैलेंटेड आदमी के साथ ये प्रॉब्लम है। सुनिएगा कि बचपन से प्रभुता का बोझा धोते कटी जवानी। कृष्ण कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, बचपन से प्रभुता का बोझा। आपकी प्रगति में किसी का योगदान नहीं। मैं अभी बॉम्बे गया था, एंटरप्रेन्योर्स क्लब में सब 1000 करोड़ का टर्नओवर किए हुए लोग थे। मैंने उनसे कहा सबसे पहले तो मैं आप इस बात की बधाई आपको देता हूँ कि सरकारों के समस्त प्रयासों के बावजूद आप प्रगति कर गए। लेकिन जैसे ही आप प्रगति कर जाते हैं, उस प्रगति में इतने हिस्सेदार आते हैं। गांव के गणेश मंदिर, शिव मंदिर के निर्माण से लेके चाचा जी की लड़की के दामाद के फूफा का इलाज भी आपके झुक गए। इतने बड़े आदमी चौंक गए आप कि बचपन से प्रभुता का बोझा धोते कटी जवानी। हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी। अगली 2 लाइन देखिएगा, अधर्म मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम। मैं इसे कविता बना रहा हूँ, आपके अंदर भी कृष्ण खिंच जाए तो तालियों में बोलना। हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी। युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर।
युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर, अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। आपके दोस्त पुराने आते होंगे आपके घर में, उसका इंटीरियर देखते होंगे, बाहर देखते होंगे, तो वो जो आपसे कहते हैं उसे मैं कविता बना रहा हूँ, फिर हाथ खोलना। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी, इस पीड़ा को यार सुदामा, यार है ना, इस पीड़ा को यार सुदामा, यार सुदामा, यार सुदामा, इस पीड़ा को यार सुदामा, कब तक महल दिखाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, आइए, कब तक गीत। बंद सुनिएगा। हम सब कार्यक्रमों में जाते हैं तो अक्सर शॉल पहनाया जाता है, यहाँ भी जैसे पहनाया गया। भागलपुर जाइए, कहीं जाइए तो वहाँ का आयोजक शॉल पहनाता है, आपको ये जरूर बताता है कि कितना महत्वपूर्ण है। भाई साहब ये इस सिल्क का बना हुआ है, ये आए थे ना, उनको भी यही पहनाया था। वो आपको क्षण भर के लिए बोध से भरता है। तो मैं इसको कविता बना रहा हूँ कृष्ण की ओर से कि कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। पहली पंक्ति आपके कलेजे में उतरेगी। मुझे अपने बारे में कोई भ्रम नहीं है कि मैं अच्छा कवि नहीं हूं, मैं हूं। आपको सिद्ध करना है कि आप बच्चे श्रोता हो। अपनी पंक्ति कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। पंक्ति तो आ गई थी, अगली पंक्ति देखना कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। झुंझुनू चले जाइए, नवलगढ़ चले जाइए, शेखावाटी में बड़ी बड़ी हवेलियों के हर बार पेट पॉलिश होती है कलकत्ता में से। आना नहीं है वहाँ, कभी कभार कोई मुंडन होना है तो नई बहू को मिलवाना है तो, लेकिन उतरा है सब कुछ। 60 लाख की कोठी है 1000 मीटर में, लेकिन गांव वाला मकान ठीक रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि गए यहीं से। अगली पंक्ति में वहीं से लाया हूँ। फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया, मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। अपनी पंक्ति जो अभी हुआ था मंच पर उसको बता रहा हूँ। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा, आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया, आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। एक आयोजक नहीं मिला, मैंने 5000 शो करे 42 देशों। न्यूजीलैंड में जो आखिरी शहर है ऑकलैंड, उस तक में शो किए 5 बार। उससे आगे समुद्र में डॉल्फिन है जिसे हिंदी समझ में नहीं आती, वहां तक आज तक एक आयोजक नहीं मिला जिसने मुझसे ये कहा कि कुमार जी मन अच्छा ना हो तो कम सुना। भाई साहब आज तो सुना दो, आपकी तबीयत खराब हो, घर में घरवाली से झगड़ा हुआ हो, पिताजी की तबीयत खराब हो, आदमी कहना वो जो भी हो मेरे यहाँ आके रंग जमा के जाओ। कृष्ण से भी हमने यही चाहा। जब कृष्ण पृथ्वी छोड़कर गए तो क्या कर रहे थे? आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया, जग चाहे जाते जाते भी, आप भी एक चाहते हैं, जग चाहे जाते जाते भी बंसी मधुर बजाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, पीछे वालों, कब तक गीत सुनाऊं राधा। अंतिम मन सुनिए। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझसे कविता के लिए कहा, क्योंकि इसे पढ़ते समय मैं खुद भावुक होता हूँ। क्या कहते हैं कृष्ण? जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए, सब आपकी सफलताओं के साथ है, कोई आपकी असफलता के साथ नहीं। हमने दुर्भाग्य से या सौभाग्य से दिल्ली में 2 बार सरकार बनाई। जब 15 में बनाई तो वो जिन 2 के साथ बनाई थी वो तो भाग गए, एक भाग गया पंजाब, एक भाग गया गोवा। तो हम ही चलू रहे थे, तो हर एक काम होना था, ये साहब ये काम फला काम।
घर के बाहर 500 आदमी, 150 कैमरा, मार आफत मची गई। एक दिन हमारे मैनेजर ने कहा वो आपके मामा का लड़का खड़ा है 5 दिन से, वो कह रहा है मेरे बात, मैंने कहा मामा का लड़का, हमारे मामा का तो लड़का ही नहीं था, 2 लड़कियां थी। और मैंने कहा हमारे मामा काफी चरित्रवान आदमी थे। बोले वो खड़ा है, हमने अंदर बुलाया, मैंने कहा बेटा बताओ कौन है? बोले मुझे आप मामा जी के आदमी हो हमेशा? मैंने कहा हाँ, उनकी गली में जो 7वां मकान था खत्तरी साहब का, मैं उनका भांजा हूँ। हमने मुझे नमस्ते की तो वहां भांजे भी भागते हैं। अभी किस दिन पता नहीं हमारा मन कर जाए, व्यवस्थाएं ठीक हो जाए, हम फिर पहुंच जाए किसी सरकार में, फिर मामा भांजे आ जाएंगे। तो जितने आपके दरवाजे पे भीड़ लगी पड़ी है आपकी सामर्थ्य की वजह से, समझ लेना ये आपके साथ नहीं है, आपकी सामर्थ्य के साथ है। अपराध होगा, एक गलत खबर आपके बारे में छपी, यही रिश्तेदार जो आपसे लाभ लेके गए, हम तो पहले कह रहे छोड़ेंगे, हमें तो पहले ही पता है, ये सब बोलेंगे। कृष्ण भी ये कह रहे हैं, आखिरी बंद सुनिए, आप ये शाम बोल सकते हैं लेकिन ये लाइन नहीं बोलेंगे, मैं दावा कर रहा हूं कि कब तक गीत सुनाओ राधा, कब तक गीत सुनाओ। बंद सुनिएगा कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए, ऐसा गुनगुनाइए, जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। दावा करता हूं जिन्होंने अब तक भी हाथ नहीं खोले वो अकेले पर चुप नहीं बैठ पाएंगे, दोनों हाथ उठाकर पहले कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए, रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहला। जग भर के अपराध सदा ही, गाइए, अपने शीश उठाए, रस का माखन सबने चाखा, चोर। पीछे वालों की आवाज नहीं आई, रस का माखन सबने चाखा, चोर। यही बात मैं दिल्ली में पढ़ता तो क्या कहता, रस की दारू सबने रस का माखन सब। भाई साहब क्या करूं, बीच बीच में मैं इधर उधर जाता हूँ। रस का माखन सबने चाहा, चोर हम ही कहलाए। फिर 2 पंक्ति सुनिए अंत में चलते चलते, ये भी आपको अच्छी लगी। सज्जन भैया स्वागत है, आ जाइए। आप, मुझे पता था टाइम पे आपने कि रस का माखन सबने चाहा, चोर हम ही कहलाए, युग के दुर्योधन के। ये पंक्ति ध्यान पूर्वक सुनिएगा, निवेदन करते एक बार भैया बैठ जाए, फिर सचिन भैया आइए। अब मुझे पता चला मुख्य अतिथि कौन था। कि रस का माखन, गाइए, रस का माखन सबने चाखा, चोर युग के दुर्योधन के, जब जब अहंकार को कुचला। ये कृष्ण भी कह रहे हैं और कुमार विश्वास भी कह रहा है, विदा करिए मुझे, नोएडा तक मेरे कान में आपकी ताली बोलनी चाहिए। युग के दुर्योधन के, जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती, दुनिया जीती, गांधारी के शाप हमी ने खाए। रस का माखन सबने चाखा, चोर युग के दुर्योधन के, जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती, दुनिया जीती, गांधारी के शाप हमी ने खाए। दिल्ली वालों, ये मैं आपसे कह रहा हूं, मुझको गले लगाओ या बस मैं ही गले लगाऊं, कब तक गीत सुनाऊंगा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊंगा, कब तक गीत सुनाऊं,
कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार जी का बहुत बहुत अभिनंदन और इतना खूबसूरत समा बांधने के लिए मैं दिल से आपके आभारी हूँ। डॉक्टर विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप दोनों से इनके जरिए जो आज प्रेरणा, जो ज्ञान और जो मज़ा आज हमें मिला है, उसके लिए हम सच में ही आप दोनों के बहुत बहुत शुक्रिया।